नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के विषय में चर्चा करेंगे। तो 1933 में जर्मनी में हिटलर के सत्तासीन होने के बाद से दुनिया भर के लेखक और बुद्धिजीवी फांसीवाद के खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत महसूस करने लगे। यानी पहली जो इसकी शुरुआत थी जर्मनी में, जो हिटलर का जो आतंक था और जो सारी चीज़ें थी उसके खिलाफ, उसके सत्तासीन होने के बाद दुनिया भर के जो लेखक और लोग थे वो एकजुट होकर के इस पर जो है चर्चा करने लगे। उस दौर में मैक्सिमम गोर्की जैसे लेखकों ने ये सवाल उठाया था, और ये पहला सवाल उठाने वाले कौन थे? मैक्सिमम गोर्की। 1934 में सोवियत संघ के लेखक संघ 1934 में सोवियत संघ में लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी, और इसकी पहली स्थापना कहाँ हुई थी? 1934 में सोवियत संघ के लेखक संघ की, वहाँ सोवियत संघ में लेखक संघ की स्थापना हुई। उसके बाद लेखकों को संगठित करने का ऐसा ही एक व्यापक प्रयत्न जुलाई 1935 में हेनरी बारबूज ने के नेतृत्व में पेरिस में हुआ, और दूसरा कहाँ हुआ? हेनरी बारबूज के नेतृत्व में पेरिस में हुआ। इस अवसर पर संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व लेखक सम्मेलन बुलाया गया। इस अधिवेशन में फासिज्म के खिलाफ तथा पीड़ित राष्ट्र के शोषित जनगण के समर्थन में एक विचार स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए लेखकों की आवाज़ बुलंद की गई। इसी अधिवेशन के अवसर पर प्रगतिशील लेखकों की एक स्थायी समिति भी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष अंग्रेजी के उपन्यासक E.M. फोर्स्टर को बनाया गया। इस घटना से प्रेरित होकर 1935 में लंदन में पढ़ने और रहने वाले कुछ भारतीय लेखकों और बुद्धिजीवियों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ को बनाने का फैसला किया। मुल्कराज आनंद उसके अध्यक्ष चुने गए, सज्जाद जहीर और इसके सचिव बनाए गए। इस बैठक में उन्होंने घोषणा पत्र भी तैयार किया, जिसे उन्होंने सभी प्रमुख भारतीय लेखकों को भेजा। प्रेमचंद, जो पहले ही लेखक संघ बनाने के लिए प्रयत्नरत थे, उन्होंने इसका स्वागत किया, और जनवरी 1936 के हंस में उन्होंने इस घोषणा पत्र का सारांश प्रकाशित किया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के प्रयासों से हिंदी और उर्दू के प्रगतिशील लेखक ही नहीं जुड़े थे, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण आदि के सहयोग का आश्वासन भी प्राप्त हो गया। अप्रैल में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तभी वहीं प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सम्मेलन 9-10 अप्रैल को हुआ। कांग्रेस अधिवेशन का सभापति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, प्रगतिशील लेखक संघ का सभापति प्रेमचंद को बनाया गया। और इसमें क्या हुआ कि 2 अधिवेशन हुए। कांग्रेस का अधिवेशन का जो सभापति बने वो कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और प्रगतिशील लेखक संघ के जो अध्यक्ष बने वो प्रेमचंद जी। प्रेमचंद ने इस सम्मेलन में दिए अपने भाषण में रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद, संकीर्ण सौंदर्य दृष्टि और अलंकारवाद पर प्रहार करते हुए साहित्यकारों को आह्वान किया कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की। वे सक्रिय और जीवित साहित्य की रचना करें, और उन्होंने कहा कि उस साहित्य की, यानी सक्रिय और जीवित साहित्य, जो यथार्थ साहित्य, उसकी रचना करो। ये जो आध्यात्मिकी और बहुत सारी चर्चाएं तो ठीक है, जहाँ आध्यात्मिक की करते हो, दर्शन की करते हो, रहस्यवाद की करते हो, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आज की समस्याएं चल रही, ज्वलंत समस्याओं को छोड़कर आप सिर्फ उन्हीं पर चर्चा की जा रही, ये बात ठीक नहीं लगती। यानी ज्वलंत समस्याएं समाज में उठनी चाहिए, ये, और वो उठेंगी किसके द्वारा? लेखकों के द्वारा। तो लेखक को पहल करनी चाहिए और उनको आकर के इसकी आवाज़ बनना चाहिए। भाषा को सहज बनाएं। और दूसरी बात, अब देखिए, वो यही बात मैंने पहले भी कही है कि बात को रखने का सरल तरीका, अविधात्मक शैली को अपनाने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि लोगों तक बात पहुँचे। भाई हम ठीक है, हम बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत सारे साहित्य, ठीक है, कवियों में, लेखकों में, साहित्यकारों तक ही तो बातें पहुँचाना वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि हमें पूरे संसार के हर व्यक्ति को जगाना है। और जब हम किसी व्यक्ति को जगाएंगे तो तब जब उसके पास तक पहुँचेंगे। कोई व्यक्ति, आपने कभी देखा है कि बहुत खास व्यक्ति आता है तो हर आम व्यक्ति उससे मिल नहीं सकता। जब एक खास व्यक्ति आम व्यक्ति के समान बन करके आता है, सामान्य वेशभूषा में आ जाए और वो उससे बात करे,
व्यक्ति उससे फ़ौरन प्रभावित होगा, फ़ौरन उससे बात कर लेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है ये इतने बड़े कद का व्यक्ति है। लेकिन जब इसीलिए पहले समय में राजा लोग जो है एक सामान्य इंसान बन कर के और वो राज्य का चक्कर लगाया करते थे, खुद पता करते थे कि प्रजा की तकलीफ़ क्या है। ये उसका कारण ये है कि जब आप खास बन जाते हैं तो आपके पास कोई भी व्यक्ति आने से घबराता है। इसलिए सामान्य लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सामान्य बन कर के उस व्यक्ति तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो उसी तरीके से सामान्य साहित्य को पहुंचाने की ज़रूरत है, सरल भाषा में लिखने की ज़रूरत है। सामाजिक यथार्थवाद को अपनाएं। इस अवसर पर जारी किए गए घोषणा पत्र में प्रगतिशील लेखकों का आह्वान किया गया। वे प्रगतिशील लेखकों की संस्थाएं संगठित करें, साहित्य का छपाकर उद्देश्यों का प्रचार करें, प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष, देशवासियों की स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाएं, प्रगतिशील लेखकों की सहायता करें, स्वतंत्रता और स्वतंत्र विचार, हर व्यक्ति के अपने कुछ मौलिक विचार होते हैं। कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो पीछे चलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हर चीज़ का विरोध करते हैं और करना पड़ता है। वह कोई ज्ञान में जानकारी में करता है, कोई अनजाने में करता है, लेकिन विरोध तो करते हैं। जो लोग बोलने वाले होते हैं वो आते हैं आगे सामने और करते हैं विरोध। रिलायंस की स्थापना के बाद यदि बहुत से लेखकों ने इसका समर्थन किया था, दूसरे कई इसके विरोध में भी सक्रिय हुए। प्रगतिवाद का विरोध दो तरह के लोगों के द्वारा हुआ। एक वे रूढ़िवादी और सांप्रदायिक सोच के समर्थक थे, यद्यपि साहित्य की दुनिया पर उनका अधिक असर नहीं था, लेकिन राजनीति और सांस्कृतिक जगत में वे काफ़ी सक्रिय थे। दूसरा विरोध उन समाजवादियों ने किया जो प्रगतिवाद को विदेशी प्रभाव की उपज मानते थे और ये मानते थे कि ये कम्युनिज्म की एक शाखा है। इन सब के बावजूद प्रगतिवाद को उस समय के अधिकांश प्रतिष्ठित और नए दोनों तरह के लेखकों का सहयोग और समर्थन मिला। उसकी गतिविधियों का विस्तार होने लगा। प्रेमचंद तो स्थापना सम्मेलन के बाद अल्प समय तक ही जीवित रह सके, लेकिन हिंदी में ही नहीं दूसरी भाषाओं में बड़े साहित्यकार इससे जुड़े रहे। इस तरह प्रगतिशील आंदोलन का विस्तार होने लगा। प्रगतिवादी तो आज मैं अपना विषय यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। कल वापस से हम नए विषय के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब